हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा हम पढ़ रहे हैं अपनी 12th क्लास की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स के पिछले वीडियो में, पहले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स में हमें क्या पढ़ना है। हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, क्या उसका एक्सप्रेशन होता है, वो हमने सीखा। इसके अलावा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन से किस तरह अलग होते हैं और क्या रिलेशन होता है इनमें, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक क्वेश्चन से करने वाला हूं जो बेस्ड है पिछले वाले वीडियो के ऊपर। अगर आपने वो वाली चीज़ें पढ़ रखी है, बेसिक्स आपको आते हैं, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली बन जाएगा। अगर नहीं आते होंगे, अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी है, तो एक बार उस वीडियो को देख लेना। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है और समझने की कोशिश करना है क्वेश्चन मैं किस तरह से कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला हुआ है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बन रही है। और इस रिएक्शन में अगर हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के बनने की रेट, वो आपको गिवन है 2 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये रेट दे रखी है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की। आपसे पूछा हुआ है फाइंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के डिसअपीयरेंस की रेट निकालनी है। तो सबसे पहले तो जो चीज़ गिवन है उसको मैं उसका एक्सप्रेशन लिख लेता हूं। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कितनी है, 2 × 10⁻⁴। तो मैं ये वैल्यू कैसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से। मैं इसको लिखूंगा कि फॉर्मेशन होता तो हम वहां पर पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं। अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाते हैं, अगर ये डिफॉर्मेशन या डिसअपीयरेंस हो रहा होता तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है। पूछा क्या हुआ है, पूछा हुआ है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, डिसअपीयरेंस पूछा हुआ है। तो इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। हमसे क्या पूछा हुआ है, मैं लिखता हूँ नेगेटिव डेल H2, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये चीज मेरे से पूछी हुई है ना, ये चीज पूछी हुई है। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, हम इन तीनों की टर्म्स में, इन तीनों की ही टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं। अगर आप इन तीनों की टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हो तो वहां से आपको रिलेशन भी पता चल जाएगा। चलो रिलेशन लिखते हैं जल्दी जल्दी। क्या रिलेशन बनेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं। रिलेशन ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का एक फॉर्मूला बनाते हैं हम किस किस के टर्म में, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की टर्म में। हम इन तीनों की टर्म में बना सकते हैं। मैं तीनों को लिख रहा हूं, हमें यूज दो का ही करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी नेगेटिव डेल कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन डेल टी। और हम इस तरह लिख सकते हैं, ये 3 कोफिशिएंट है, इसको मैं बाहर निकाल लूंगा, -1/3 डेल कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय डेल टी। इसी तरह से अमोनिया की फॉर्म में लिख सकते हैं, अमोनिया के टर्म्स में लिख सकते हैं। अमोनिया प्रोडक्ट है तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव साइन रखेंगे। ये हो जाएगा डेल NH3 बाय डेल टी, और इसके सामने जो कोफिशिएंट होगा वो भी बाहर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि इसके सामने कोफिशिएंट 2 है। तो यहाँ से हमें एक तो ये चीज़ चाहिए और दूसरी ये चीज़ चाहिए। ये चीज़ आपको गिवन है, ये चीज़ आपसे पूछी हुई है, इन दोनों का रिलेशन मिल रहा है यहाँ से कहीं से। हाँ, मैं इसको छोड़ देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव डेल H2 बाई डेल टी यहाँ से मिल सकता है और पॉजिटिव डेल NH3 बाई डेल टी यहाँ से मिल सकता है ना। तो जो चीज़ कैलकुलेट करनी है उसको मैं इधर ही रखता हूँ। मैं लिखता हूँ नेगेटिव ऑफ डेल H2 कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, ये इधर 1/2 था, 3 को हटा दिया मैंने, 3 को ऊपर ले गया मैं, 3/2 डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 में कितना चेंज आ रहा है वो आपने ऊपर लिख लिया और डेल टी आपने नीचे लिख लिया, चेंज इन टाइम आपने नीचे रख लिया। इसके बाद इसकी वैल्यू आपको पता है, कितनी वैल्यू इसकी वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू रख देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा, ये जो आंसर आएगा, आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 3 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको किसी भी एक सब्सटेंस की रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन गिवन है, तो वहां से आप सबकी रेट ऑफ फॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन निकाल सकते हो और रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हो। अगर पूछता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, ये जो रेट दे रखी थी खाली इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो टर्म है दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन।
क्लियर है? फटाफट से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट करना है नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी के अंदर कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, एग्जांपल भी दे रखे हैं, एक्सरसाइज के अंदर दे सकते हैं, वहां से आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कहीं से और क्वेश्चन मिलते हैं तो वहां से आप ट्राई कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो हम पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसी एक फैक्टर के बारे में, और ये चैप्टर अभी जो हमारे पास सिलेबस जो छोड़ा है सीबीएसई ने, रिवाइज सिलेबस जो है, उसके अकॉर्डिंग केवल एक ही फैक्टर आपको पढ़ना है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो जो टॉपिक रहेगा, रेट आपका जो रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। आप खुद सोचो, अगर किसी रिएक्शन की रेट को बढ़ाना हो, अगर किसी रिएक्शन को फास्टली करवाना हो, तो क्या क्या चीजें आप चेंज करा सकते हैं। या कोई रिएक्शन बहुत ही ज्यादा अगर फास्ट है, उसको थोड़ा स्लो कराना हो, तो उसको स्लो कैसे कराया जा सकता है। तो कुछ फैक्टर्स रहते हैं। क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं, फटाफट नोट कर लो एक बार इनको। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, पहला फैक्टर जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वो है कंसंट्रेशन। वो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और इसमें भी जो कंसंट्रेशन रहेगी उसको लिख लेना इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। फटाफट इस चीज को नोट करो। दूसरा जो पॉइंट आता है, दूसरा जो फैक्टर आता है, वो आता है आपका टेम्परेचर। दूसरा हो गया टेम्परेचर, तीसरा हो गया प्रेशर। इसके बाद फोर्थ जो रहेगा उसको मैं बोलता हूं कि प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, या फिर कोई इनर्ट गैस, ठीक है? फटाफट इन चारों पॉइंट्स को नोट कर लो, फिर मैं आपको एक एक करके ब्रीफली आपको बता देता हूं कि किस किस तरह से ये सारी चीजें रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करती है। फटाफट नोट करो। देखो, सबसे पहले जो चीज आती है, मैं कंसंट्रेशन को बाद में देखता हूं, कंसंट्रेशन को बहुत डिटेल में पढ़ना है मैं, तो उसको मैं सबसे बाद में समझाता हूं। सबसे पहले आपको बताता हूं टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है। जैसे किसी रिएक्शन को हम अगर रूम टेम्परेचर पे कराने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है वो रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। अगर वो रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है वो रिएक्शन के अंदर आप ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, वो रिएक्शन फास्टली होने लग जाएगी। रिएक्टेंट्स के जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है वो इजीली होने लग जाएगी, जल्दी होने लग जाएगी, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी जल्दी हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर मैं बात करता हूं प्रेशर की, तो प्रेशर का रोल जो रहता है वो गैसियस रिएक्शंस के अंदर ज्यादा रहता है। गैसियस रिएक्शंस क्या होती है, सुन लो। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे के सारे गैसियस रहते हैं, गैसियस स्टेट के अंदर रहते हैं, उसको बोला जाता है क्या, गैसियस रिएक्शंस। तो अगर आपके पास रिएक्टेंट दिए हुए और उनके ऊपर आप प्रेशर ज्यादा लगा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है उनको कोलाइड होना ज्यादा ईजी हो जाएगा, ज्यादा वो उनके बीच में कोलिजन होने लग जाएगा, जिसकी वजह से ज्यादा बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, नए बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? थर्ड आता है हमारे पास कैटलिस्ट या फिर इनर्ट गैस। कैटलिस्ट जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वो एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं जिस पे जाके एक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जाके चिपक जाते हैं। फिर दूसरे मॉलिक्यूल को दिखता है कि हाँ यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल है पहले वाले रिएक्टेंट के, वो वहां पे जाके अटैक करते हैं और वहां पे जाके अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमारे पास कैटलिस्ट जो रहते हैं वो आते हैं। इनर्ट गैस जो रहती है वो हमारे पास, वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने में हेल्प करती है, वो घटा या बढ़ा सकती है। मान लिया कि हमारे पास प्रेशर बढ़ाना है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर डायरेक्टली नहीं बढ़ा रहे, कि इनर्ट गैस आपने फिल कर ली किसी जगह पे, तो इनर्ट गैस कुछ ना कुछ तो प्रेशर तो अप्लाई करेगी, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जैसे कैटलिस्ट नहीं करता वैसे इनर्ट गैस भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, बट इट कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो रहती है हमारे रिएक्टेंट की, वो किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करती है, हम उस चीज को स्टडी करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने ग्राफ बनाने जा रहा हूं, इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देख लेना। ग्राफ जो मैं बना रहा हूं वो बना रहा हूं कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। और ये ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया था कि कंसंट्रेशन टाइम वेज में किस तरह ग्राफ बनता है, किस तरह ग्राफ बनता है कि टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती जाती है। जनरली जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है कि यहां से स्टार्ट हुआ ग्राफ, ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगी जिसको मैं R0 लिख देता हूं, और इस तरह से इस तरह ग्राफ बन जाता है ना। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट बहुत फास्टली टूटते हैं, तो अगर मैं बोलता हूं कि इतने टाइम में आपको देखना है कि कंसंट्रेशन कितनी बची,
तो इतनी ही कंसंट्रेशन बची। आपने स्टार्ट यहाँ से किया था और इतनी बची है, टाइम थोड़ा सा पास हुआ है, कंसंट्रेशन में इतना डिक्रीज आ चुका है। आपको फिर इतने ही टाइम के बाद फिर दोबारा अगर देखना है, इतने ही टाइम के बाद अगर फिर दोबारा देखना है कि कितना चेंज आया, तो अब की बार चेंज जो रहेगा वो कम आएगा, अब की बार चेंज कम आएगा। इस बार बोलता हूँ कि आपको इतने ही टाइम के बाद फिर दोबारा देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगी या रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो रहेगी उसमें कितना चेंज आया, तो उसको आप यहाँ से चेक करोगे तो और भी कम चेंज मिलेगा। ठीक है, तो पहले इतने इंटरवल में, इस इंटरवल के अंदर इतना चेंज आया कॉन्सेंट्रेशन में, अगले इंटरवल में इतना चेंज आया, उससे अगले इंटरवल में इतना चेंज आया। हो सकता है इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन जो रहे वो आपको लगे कि जीरो हो गई है, कि रिएक्शन जो है वो हो ही नहीं रही है, रिएक्टेड कंसंट्रेशन में चेंज ही नहीं आ रहा है, इतना कम चेंज हो जाए। ठीक है, अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ा देता हूं तो क्या चेंज आते हैं, वो चीजें और देख देते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह डिपेंड करती है। फटाफट देखना एक बार इस चीज को। हमने बोला कि अगर हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी थी तो ग्राफ इस तरह का बनेगा। अभी मैं क्या करता हूं, जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन थी, एक बार इसको हटा दूं मैं। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन मैं ये लेके चल रहा हूं, अब की बार आर नोट डैश ले ली मैंने, इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया है मैंने, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से बढ़ेगी, तो ग्राफ जो आएगा वो अभी भी ऐसा ही आएगा, वो अभी भी ऐसा ही आएगा, और इसी तरह का एक्सपोनेंशियल टाइप का ही ग्राफ एक बनता आपको दिखाई देगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये इस तरह से आ गया आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन का, सॉरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ आ गया। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि स्टार्टिंग में अगर इतने टाइम में देखता हूं मैं, अगर पहले वाले केस में, तो कंसंट्रेशन में चेंज कितना आया था, देखना यहां से यहां तक का चेंज आ गया, कंसंट्रेशन इतनी डिक्रीज हो गई। ठीक है, लेकिन इतने ही टाइम इंटरवल में अगर मैं दूसरे वाले टाइम पे, जब हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया था, तो उस टाइम पे अगर मैं देखता हूं कितना चेंज आया, तो अब की बार इतना चेंज आया है उतने ही टाइम के अंदर। और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव डेल कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई डेल टी। ठीक है, तो चेंज जो रहता है वो किस केस में ज्यादा आ रहा है, जिस केस में चेंज ज्यादा आएगा रेट ऑफ रिएक्शन वहां ज्यादा होगी। तो चेंज जो है इस केस में ज्यादा आ रहा है, जब आपने इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया उस केस के अंदर क्या आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन जो थी वो फास्ट हो गई थी। उस केस में इतने से टाइम में इतने सारे रिएक्टेंट जो थे वो टूट चुके थे। ठीक है, तो आपको याद केवल ये रखना है कि हमारे पास जैसे जैसे रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो तो हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है। याद क्या रखना आपको, अगर मान लिया एक रिएक्शन करवानी है आपको N2+3H2 और इससे 2NH3 बनाना है आपको, ये इक्वेशन बैलेंस, ये केमिकल इक्वेशन लिख रखी है अमोनिया बनाने की, इसमें आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इनिशियल कंसंट्रेशन आप कुछ लेके चल रहे हो, रिएक्शन करवा रहे हो, तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन आएगी कुछ, है ना, कुछ स्पीड होगी इस रिएक्शन की। अगर आप इन दोनों की कंसंट्रेशन को, इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हो और दोबारा से कोई रिएक्शन करवाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो रिएक्शन और फास्टली होगी। जितना ज्यादा आप रिएक्टेंट लेके चलोगे उतना ज्यादा स्पीड होगी उस रिएक्शन की, याद रह जाएगी ये चीज। तो यहां से मैं लिख देता हूं, एक यहाँ से एक लॉ बन जाता है हमारे सामने, इस लॉ को मैं लिख देता हूँ आपके सामने कि रेट ऑफ रिएक्शन, आपको इसी तरह लिख लेना है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर सकती है रेट ऑफ रिएक्शन, हो सकता है दोनों पे डिपेंड करे, हो सकता है किसी एक के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन जो है, आप एक की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए, दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलता हूं कि अगर आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, तो मैं उसको ऐसे लिख देता हूं कि A+B हमारे पास कोई रिएक्टेंट थे, उनसे मिलकर हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे थे। हमें प्रोडक्ट से कोई मतलब है नहीं, हमें रिएक्टेंट से मतलब है। तो मैं लिखता हूं यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं इस चीज को। और फिर मैं बोल रहा हूं कि कंसंट्रेशन किसी, हो सकता है कि A की कंसंट्रेशन आप बढ़ाओ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए, लेकिन B की कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो हो सकता है कि किसी एक की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कम भी हो रही हो या कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। तो हम बोलते हैं कि इनकी कुछ पावर्स लिखता हूं मैं, अल्फा और बीटा। इनकी पावर क्या लिख रहा हूं मैं, अल्फा और बीटा लिख रहा हूं। ये जो अल्फा और बीटा आ रहे हैं ये कहां से आ रहे हैं, ये हमें नहीं पता। आप किसी रिएक्शन को देख के आप ये नहीं बता सकते अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी। ये जो रहेगा ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस रहेंगी, प्योरली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस रहेंगी। कैसे होती है वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं। फटाफट से पहली चीज तो आपको ये नोट कर लेना है, मैंने लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁴ अल्फा एंड B⁴ बीटा। ठीक है, इस चीज को, इस एक्सप्रेशन को बोला जाता है क्या, रेट लो एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, रेट लो एक्सप्रेशन। दिस इज नोन एज रेट लो। इसको क्या बोलते हैं हम, रेट लो बोलते हैं। अब रेट लो की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है और रिएक्शन अगर दे रखी हो तो उसके लिए रेट लो लिखना पूछा जाता है आपसे। ठीक है,
कैसे लिखेंगे देखो एक बार, सबसे पहली चीज तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, बोलेंगे रेट लॉ इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है ये, इन विच रेट ऑफ रिएक्शन can be expressed in terms of concentration of the reactants raised to some powers, और ये पावर्स जो है ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हो सकता है कि हमारे पास रिएक्शन को बैलेंस करने पर यहाँ पर अल्फा बीटा ही मिल जाए, या फिर हो सकता है यहाँ पे कुछ और मिले, ए भी मिल जाए। तो ये जो हमारे पास स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहेंगे, जरूरी नहीं है कि आप इनको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के बता सके। हो सकता है कि किसी केस में ये जस्ट इसके इक्वल भी आ जाएंगे, और हो सकता है किसी केस में ये बिल्कुल ही अपोजिट आएंगे इससे, ठीक है, या कुछ डिफरेंट ही वैल्यूज आएंगी, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ठीक है। तो यहां से मैं बोल रहा हूं कि रेट लॉ इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन in which rate of reaction is written in terms of concentration of reactants raised to some powers which may or may not be equal to their stoichiometric coefficients। याद रह जाएगी चीज, ये छोटी सी डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को नोट कर लो, और कोई भी रिएक्शन आपको दे रखी हो तो उस रिएक्शन के लिए आप रेट लॉ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है N2 + 3H2, अगर मैं यही रिएक्शन लेके चलता हूँ N2 + 3H2, इससे 2NH3 बन रहा है, तो इसके लिए रेट लॉ कैसे लिखेंगे, इसके लिए रेट लॉ बताओ कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, इधर लिखता हूं मैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ N2 रेज टू पावर समथिंग अल्फा एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू सम पावर बीटा। ठीक है, आपको ये 1 और 3 नहीं लिखने हैं, क्योंकि ये चीज हम रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। याद रह जाएगी चीज। क्या किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लो एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं, तो सीधे से लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2, जो भी आपके पास रिएक्टेंट रहे उनकी कंसंट्रेशन ले लेना, इन कोफिशिएंट को भूल जाना थोड़ी देर के लिए, और पावर लिख देना किसी एक की अल्फा किसी एक की बीटा। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो अल्फा बीटा गामा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर 3 रिएक्टेंट हो अल्फा बीटा गामा लिख लो। अगर आप कुछ और लिखना चाहते हो, एक्स वाई जेड लिखना चाहते हो, पी क्यू आर एस लिखना चाहते हो पावर, तो कुछ भी लिख सकते हो, बस वो इससे डायरेक्ट आइडिया नहीं मिलना चाहिए कि इस बंदे ने यहां से देख के लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि ये चीज हम देख के नहीं बता सकते। ठीक है, फटाफट इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया भाई। देखो, किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए हम रेट लो लिख सकते हैं, दिस इज रेट लो, और रेट लो के अंदर हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू दियर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सीधी सी है डेफिनेशन इसकी रेट लो की। इसके बाद अगर यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया जाए तो एक कांस्टेंट लगाया जाएगा। कांस्टेंट मैं लगाता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, स्मॉल के लिखना है आपको, के ए रेज टू पावर अल्फा एंड बी रेज टू पावर बीटा, वेयर के जो है वो क्या है, वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ऑल्सो नोन एज, के को हम क्या बोलते हैं, के को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोला जाता है रेट कांस्टेंट। याद रह जाएगा। तो रेट कांस्टेंट जो रहता है इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है। रेट कांस्टेंट क्या रहेगा, देखो रेट कांस्टेंट जो रहेगा वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा अगर मैं सारे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन 1 लेके चलूं। अगर मैं यहाँ पे 1 रख देता हूं तो इसकी पावर चाहे कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 रख देता हूं तो इसकी पावर चाहे कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए देन रेट कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन, और यही डेफिनेशन भी होती है। रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज the rate of reaction when the concentration of all of the reactants is taken as unity। जब हम concentration unity लेके चलते हैं उस टाइम के ऊपर रेट कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन नोट कर लो, और इसके बाद हम अल्फा और बीटा कैसे मेजर किए जाते हैं इसको देखने वाले हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो। ओके, देखो एक रिएक्शन है, ए और बी से मिलकर प्रोडक्ट बन रहे हैं। रिएक्टेंट हमारे ए और बी है, इनसे मिलकर प्रोडक्ट बन रहे हैं। कोफिशिएंट भी दे रखे हैं ए और बी। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, ये 1 हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 1 2 हो सकते हैं, 2 3 हो सकते हैं, फ्रैक्शन में हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं ये। और इस रिएक्शन में को आपने 4 बार करवाया। कितनी बार करवाया, 4 बार। मैं लिख रहा हूं कि एक्सपेरिमेंट आपने फर्स्ट जब करवाया तो ए की कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन आप 0.1 मोल पर लीटर लेके चल रहे थे, और बी की कंसंट्रेशन भी 0.1 मोल पर लीटर लेके चल रहे थे। उस टाइम पे जब आपने रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर किया तो इतनी रेट ऑफ रिएक्शन आती है।
इसके बाद अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को सॉरी इनिशियल कंसंट्रेशंस ए और बी की अगर कुछ चेंज कर देते हैं, ए को सेम रखा बी को चेंज कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या आई उसको नोट किया। इसके बाद ए की कंसंट्रेशन को हमने डबल कर दिया, बी की कंसंट्रेशन को सेम रखा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आई उसको नोट किया। और जब दोनों की ही कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया, तब जब रिएक्शन कराएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, इसको मेजर कर लिया। आपसे पूछा हुआ है कि इसके लिए रेट लो लिखो और अल्फा बीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी। सबसे पहले मैं रेट लो लिख देता हूं। इस रिएक्शन के लिए रेट लो क्या होगा भाई, तो रेट लो कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ये जो कांस्टेंट रहता है रेट कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, के ए रेज टू पावर अल्फा एंड बी रेज टू पावर बीटा। ठीक है, तो हमारे पास रेट की 4 वैल्यूज है, ए और बी जो है उनकी वैल्यूज दे रखी है। मैंने यहाँ पे ए नोट बी नोट लिखा है सो दैट आपको ये श्योर हो जाए कि हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद तो हमसे अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछी हुई है, तो हम क्या करते हैं कि हमें कोई भी दो वैल्यूज को हम लेके चलेंगे स्टेबल से, रेट की 2 वैल्यूज को लेके चलेंगे। कोई ऐसी वैल्यूज लेके चलो जिसके अंदर कम से कम एक या तो ए या फिर बी कांस्टेंट रहे। ठीक है, जैसे अगर आप फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करते हो तो ए की कॉन्सेंट्रेशन तो सेम रखी है, बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, बी की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ा एक बार देखना भाई, ये भी डबल हो गई कि नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो इस तरह से लिखता हूं मैं कि हमारे पास b की पावर कितनी लिखूं, b की पावर कितनी लिखूं वो चीज़ आपको देखनी है। इसको मैं अभी b ऐसे लिख देता हूं। ओवरऑल हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो तो इस तरह करेंगे कि पहले आप रेट 2 का फॉर्मूला लिखोगे, दैट विल बी इक्वल टू के, जो हमारे पास ए की कॉन्सेंट्रेशन थी, ए की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 इसकी पावर अल्फा, 0.1 जो थी सॉरी 0.2 जो थी इसकी पावर बीटा। रेट 2 को आपने लिख दिया, रेट 2 की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट 1 की वैल्यू क्या है, वो है 2 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। के तो सेम रहेगा, किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट जो रहता है वो सेम रहता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर। इसके अलावा वो हमारा और किस पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है। और इस रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर प्रेशर हमने चेंज नहीं करवाया है, रिएक्टेंट भी सेम रखे हैं, इनकी वैल्यूज रखते हैं। ए की कंसंट्रेशन है 0.1 रेज टू पावर अल्फा, इसकी वैल्यू 0.1 रेज टू पावर बीटा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ से ही तो ये पूरी तरह कैंसिल और यहाँ से 2 बचेगा, इधर लिखता हूँ मैं 2, के से के कैंसिल हो जाएगा और 0.1 रेज टू पावर अल्फा से 0.1 रेज टू पावर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, उधर बचेगा 0.2 अपॉन 0.1 सारे की पावर बीटा, ये डेसिमल कैंसिल। 2 रेज टू पावर बीटा इज इक्वल टू 2, क्या मैं इसको 2 रेज टू पावर 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, कंपेयर करते हैं दोनों साइड से, 2 रेज टू पावर बीटा इधर है, 2 रेज टू पावर 1 इधर है, तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा की वैल्यू 1 आ गई। आपको याद किस तरह से रखना है, अगर आप कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हो और रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही चेंज हो रही है, कंडीशन ये रहेगी कि दूसरा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमको चेंज नहीं करनी है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आप चेंज कर रहे हो और रेट ऑफ रिएक्शन भी अगर उतने ही टाइम्स हो जाती है, तो इसका मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगी ये इस बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की रहेगी, क्योंकि पावर जो आएगी इस बीटा की, इस बी की, वो कितनी आएगी, वो 1 आएगी, वैल्यू जो आएगी बीटा कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर रहे हैं और इनमें हम देखते हैं कि ए की कॉन्सेंट्रेशन को आपने डबल किया है, बी की कॉन्सेंट्रेशन को सेम रख रहे हैं, तो क्या चेंज आ रहा है वो देखते हैं। इसको सेम रखा है, इसको हमने डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, 4 टाइम्स होगी। कितने टाइम्स होगी, 4 टाइम्स। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर इसी तरह का आप फिर दोबारा से वैल्यूज लिखते हो, इसी तरह से आप क्या करते हो, कैलकुलेशंस करते हो, तो मैं खाली चेंज कर रहा हूँ जो वैल्यू चेंज हुई है उनके अंदर, ऊपर जो वैल्यू रहेगी अब की बार वो आएगी 8 इंटू 10⁻⁻2। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन थी अब की बार ए की चेंज नहीं हुई है, बी की चेंज हुई है, ये वैल्यूज में लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो है 0.2। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह से, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 पे कैंसिल होगा, इधर बचेगा 4 और इधर बचेगा 0.2 रेज टू पावर अल्फा। अब की बार आपको अल्फा की वैल्यू जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, मैं लिखता हूँ कि 2 को तो मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 2। ठीक है, 2 रेज टू पावर अल्फा इधर है, 2 रेज टू पावर 2 इधर है, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ऐसे लिख देता हूँ कि अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, तो याद इस तरह से रखना है, अगर आप किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स करते हो और रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाती है, तो इसका मतलब वो रिएक्शन इस रिएक्टेंट की टर्म्स में सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन रहेगी। ठीक है, आपने अगर इसको 2 टाइम्स किया, रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम्स हो गई, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आपने 2 टाइम्स इसको किया और ये 4 टाइम्स हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगी, ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। आप 3 टाइम्स करोगे तो ये 9 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट डेटा देखता हूँ तो इसको फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर कर लेते हैं एक बार, फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करते हैं।
इसको 2 टाइम्स किया तो ये 4 टाइम्स हो जाना चाहिए, और इसको 2 टाइम्स किया तो ये 2 टाइम्स हो जाना चाहिए। तो ओवरऑल जो रहेगा रिजल्ट कितना आएगा, वो कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। तो 8 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा जो आता है, ये जो पावर्स आती है, अगर इनका सम कैलकुलेट कर लिया जाए तो इससे आपको मिल जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि एक रिएक्टेंट की जो पावर आ रही है उसका जो ऑर्डर रहेगा, रिएक्शन का ऑर्डर जो रहेगा उस रिएक्टेंट के टर्म्स में उतने का रहेगा। ए की पावर आती है 2, तो ये इस रिएक्शन का ऑर्डर ए के रिस्पेक्ट में 2 है, सेकेंड ऑर्डर है। इसके बाद अगर बी की पावर 1 आ रही है तो इस रिएक्शन का ऑर्डर बी की रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन का जो ऑर्डर रहेगा वो इन सारी पावर्स का सम होता है, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है। फटाफट इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो वो नोट हो गया था। देखो, अगर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ कि कोई जनरल रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट हमने R मान लिया है, प्रोडक्ट हमने P मान लिया है, तो इसके लिए रेट लो कैसे लिखेंगे। पहली चीज़ जो आज हमने सीखी है, रेट लो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू R रेज टू पावर अल्फा। R जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ R है, ठीक है। और इसमें बोलता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगी इसको हम लिख सकते हैं आगे माइनस डेल R बाई डेल T इज इक्वल टू K R रेज टू पावर अल्फा, इस तरह लिख सकते हैं। ये जो फॉर्म आई है हमारे पास, इसको बोला जाता है डिफरेंशियल रेट लो। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट लो बोलते हैं इसको। और ऊपर वाली जो फॉर्म थी इसको सिंपली रेट लो बोलेंगे। ऊपर वाली जो फॉर्म थी इसको रेट लो बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम डिफरेंशियल रेट लो। इसके अंदर ध्यान से देखो, ये डी बाई डी टी आ रहा है, डेल बाई डेल टी आ रहा है, तो इसको हम डिफरेंशियल बोलते हैं। अगर आप इसको डेल की बजाय डी से रिप्लेस कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम हर बार ऐसे ही लिखेंगे, जब भी आपसे बोला जाए कि रेट लो लिख के दिखाना है तो ये हो गया हमारा रेट लो। अगर बोलता है डिफरेंशियल रेट लो लिख के दिखाना है तो ये होगा हमारा डिफरेंशियल रेट लो। लास्ट जो टॉपिक आता है आज का हमारा, वो होगा कि रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट्स क्या होगी। रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या होगी। रेट कांस्टेंट की यूनिट जो रहेगी वो डिपेंड करेगी इस अल्फा के ऊपर। अल्फा क्या है, अल्फा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 0 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होने का मतलब ये है कि आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चाहे कितनी भी चेंज करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। तो मैं अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देता हूँ तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के। आर एस टू पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा ये सारा सारा। तो के की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी भाई, के की यूनिट होगी इस सारे की यूनिट के इक्वल। ऊपर है मोल पर लीटर, ये नीचे क्या है, सेकंड है। तो मैं लिख देता हूँ, इधर एक टेबल बना लेनी आपको साइड में, टेबल के अंदर आप लिखते जाना। इधर लिख लेना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे लिख लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे लिख लिया यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट के, यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट। अगर ऑर्डर 0 है तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, और यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको बोलता हूं कि अगर मैं ऑर्डर लेके चलता हूं 1, फर्स्ट ऑर्डर की अगर रिएक्शन दे रखी है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का मतलब ये है कि रिएक्टेंट, सारे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जितने टाइम्स आप बढ़ाओगे, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर भी उतना ही चेंज आएगा, उतने टाइम्स ही रेट ऑफ रिएक्शन भी हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि अगर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन 1 था तो अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस इक्वेशन को आप आगे लिखोगे माइनस डी आर बाई डी टी इजिकल टू के आर रेज टू पावर 1, ठीक है। अगर आपको यूनिट चेक कर दी है तो इसकी यूनिट्स क्या होगी, इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकंड, इधर होगा के, और इसकी यूनिट क्या होगी, आर की यूनिट ये हो जाएगा मोल पर लीटर। मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, पर लीटर से पर लीटर कैंसिल हो जाएगा। के की यूनिट क्या बचेगी, सेकंड इनवर्स बचेगी। तो याद रखना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो रहेगी उनके अंदर के की जहाँ वैल्यू मिलेगी पीछे यूनिट मिलेगी केवल और केवल सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसको नोट करो। और लास्ट आपको खुद कैलकुलेट करना है, अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो, अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो तो हमारे पास रेट ऑफ जो रेट कांस्टेंट रहेगा उसकी यूनिट क्या आएगी। मैं आंसर लिख रहा हूँ, कैलकुलेट आपको खुद करना है। आंसर इसका आ जाएगा मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड, या लीटर को आप पहले लिख सकते हो, लीटर मोल इनवर्स पर सेकेंड। कैसे होगा ये आपको खुद करके देखना है। तो आज की वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।